गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए आज बात करते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि ये हाइजीन से रिलेटेड सीरीज़ है, जिसमें हमने फर्स्ट वीडियो में बात की थी कि हम अपने टीथ की या पेशेंट के टीथ की, तो पेशेंट हमारे यहाँ एडमिटेड है तो हम उसके टीथ की कैसे देखभाल कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हम उसके ईयर की, कानों की, उसके नोज़ की, नाक की और उसके हाथों की साफ़ सफाई कैसे हम ध्यान में देंगे अगर कोई पेशेंट है हमारे यहाँ एडमिटेड। तो कान, सबसे पहले बात करते हैं हम कान की। ईयर, नोज एंड थ्रोट, ये ENT बोला जाता है। ईयर, नोज एंड थ्रोट, ENT। आप डॉक्टर स्पेशलिस्ट देखते होंगे तो देवर आल्सो ENT डॉक्टर्स। तो अब कान हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। कारण सिर्फ सुनने में यूज़ नहीं होता, ये हमारी बॉडी की बैलेंसिंग बनाता है। अगर हमारे कान में कोई समस्याएं होती हैं तो हम अपनी बॉडी को बैलेंस करने में इशू हमारा आता है। दूसरी चीज़ समस्या ये है कि अगर कानों में कोई इन्फेक्शन हमारे होता है तो वो कान के रास्ते से बढ़ते बढ़ते हुआ हमारे गले तक हो जाता है या हमारे कंठ तक हो जाता है। तो और कानों में हुए इन्फेक्शन को हम ऑस्टियोटिस मीडिया कहते हैं। ओटाइटिस मीडिया बोला जाता है, ओटाइटिस मीडिया उसको बोलते हैं। कारण कि कान की बोन बहुत, ओटाइटिस बोन बहुत छोटी सी होती है, इस कारण से तब नाक और गले के सरल संक्रमण का कान तक के मध्य फैल जाते हैं। इसलिए इस पूरे चैनल जो बनाया ENT, ईयर, नोज एंड थ्रोट, ये सारा एक चैनल होता है। इस चैनल में कोई भी संक्रमण बड़े आराम से फैल सकता है। तो इस फैले हुए संक्रमण को ओटाइटिस मीडिया बोला जाता है। वयस्कों की तुलना में जो वयस्क व्यक्ति होगा उसके कानों का संक्रमण कम होगा, बच्चों में कानों का संक्रमण अत्यधिक पाया जाता है। अब कारण, सामान्य समस्या जो सबसे कॉमन फैक्टर है कान के दिक्कत होने की, वो है कानों में से मैल या वैक्स का निकलना। सामान्य तौर पे कानों की देखरेख के लिए अगर हम करें तो आप अक्सर घरों में देखते हैं लोग कॉटन बड्स यूज़ करते हैं, माचिस की तीलियों से या अगरबत्ती की काड़ी से कान खोदने लगते हैं। तो सामान्य तौर पे वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अगर आपके कानों में कोई समस्या है तो अच्छा ENT डॉक्टर है, उसके पास आप रेफर कर दीजिए। कोई अगर आपके यहाँ बच्चा आता है, कोई पेशेंट आता है जिसके कानों में कोई समस्या है, तो आप ENT के यहाँ रेफर कर दीजिए। वो उसका इंटरनल चेकअप कर लेंगे और एक पिचकारी टाइप की पाइप आती है, उससे उसकी सफाई कर देंगे। कुछ ड्रॉप्स डाल देते हैं, वैक्स फूल जाती है, उसका पिचकारी से मार के वैक्स को निकाल लिया जाता है। अब कानों में सबसे ज़्यादा दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि कानों में अगर कोई संक्रमण होता है और स्वेलिंग होती है, सूजन होती है। तो जैसे मैंने आपको जब एनाटॉमी पढ़ा रहे थे तो हमने आपको बताया था कि हमारे बॉडी में सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स होती है जो कानों में पाई जाती है। तो कान में वो जगह नहीं होती बहुत ज़्यादा। आपके हाथ पैर में कहीं स्वेलिंग होगी तो स्पेस है वो बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट कान चारों तरफ से घिरे रहते हैं तो वहाँ पे स्पेस बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाता है। तो जैसे स्वेलिंग होती है वो दूसरा बॉडी पार्ट दबने लगता है और कानों में बहुत तेज दर्द चालू हो जाता है। दूसरा, अगर कानों में किसी तरह का इन्फ्लेमेशन है, किसी तरह की सूजन है, तो कान को रुई, बत्ती, माचिस, इन सब चीज़ों से, कॉटन बड से नहीं खोदना चाहिए। आप तुरंत कंसल्ट करिए किसी न किसी ENT डॉक्टर्स को। तो एक्यूट स्टेज के कारण कभी कभी उसमें बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं, कभी फंगस ग्रो कर जाते हैं। कुछ लोगों के कान में कोई कीड़ा चला जाता है, कान में जाकर डेथ हो जाता है, तो वो वहाँ पे वैक्स में कवर होकर कान बंद कर देता है, सुनने में समस्या होती है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए साफ करने की एक प्रक्रिया है। कानों के वैक्स या मऊन को सतर्कतापूर्वक निकाला जाना चाहिए। सबसे पहले यदि अगर आपका कान का वैक्स, मैंने जैसे थोड़ी देर पहले बताया कि अगर वैक्स सूख गया है, कान में जो भी है वो सूख गया है, तो थोड़ा सा आप या तो उसमें ऑलिव ऑयल डाल लें या ग्लिसरीन की बूंदें डाल लें, या कुछ मेडिसिन आती हैं वो मेडिसिन डाल दीजिए दिन में 2-3 बार। उसके बाद वो जैसे ही फूल जाएगा, जैसे ही वो सॉफ्ट हो जाएगा, आप अगले दिन उसको साफ करके निकाल सकते हैं। स्नान करते समय कान में पानी का प्रवेश ना हो, इसके बच्चों का जब आप कराते हैं ब्रीदिंग, छोटे बच्चों की, तो कानों में पानी ना जाए तो रुई के फाहे उनको लगा देने चाहिए कि रुआ कान में पानी सूख लेगा, आप उसको निकाल लेंगे। और तेज आवाज़ से बचाना चाहिए। कभी भी बच्चे या वयस्क को कान साफ करने के लिए या खुजली होने पर पेंसिल से, माचिस की तीली से या किसी भी नुकीली चीज़ों से नहीं खोदना चाहिए। यदि दुर्घटनावश कीड़े कान में चले गए हैं तो स्पिरिट कान में डाल दीजिए, उसके बाद पिचकारी से कान साफ कर दीजिए। ये बेसिक है कान की देखभाल करने के लिए। सामान्य तौर पे हर व्यक्ति नहाते धोते टाइम कान अपने साफ कर लेता है। 2 सप्ताह में एक बार कॉटन वैक्स से कानों को साफ कर लेना चाहिए, उसके बाद कानों में कोई समस्या नहीं होगी। तो ये मोटा था केयर ऑफ ईयर। अब हम बात करेंगे केयर ऑफ नोज की। नाक हमारी 5 इंद्रियों में से एक है, क्यों हमको स्मेल का ज्ञान कराता है। अब इसके साथ समस्या ये होती है कि बहुत ज़्यादा जब सिक्रीशन हो जाता है और वो जो सिक्रीशन नाक से बाहर आता है और
बाहर आने पर वो सिक्रीशन ईयर के कांटेक्ट में आके सूख जाता है और पपड़ी की तरह जम जाता है, जिससे कि सांस लेने में हमें समस्या होती है या सांस लेते टाइम हमारे गले से घरघराहट की आवाज़ आती है। ऐसे मरीजों को जो श्वास से निकालने में सक्षम नहीं होते, जो अपना नाक स्वयं से साफ नहीं कर सकते, सक्षम नहीं होते, उनको सहायता देकर नाक की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको बचाना चाहिए और उसकी पपड़ी साफ करानी चाहिए। कभी कभी होता है कि म्यूकस मेम्ब्रेन को हटाते, वो पपड़ी को हटाते टाइम वो म्यूकस मेम्ब्रेन से चिपकी रहती है, तो म्यूकस मेम्ब्रेन भी छिल के बाहर चली आती है, तो नाकों से खून बहने लगता है। तो ऐसी स्थिति में मरीज की बाहर की ओर जमी जितनी भी पपड़ियां हैं उसको एक गीले कपड़े से या नॉर्मल सलाइन वाटर भिगोकर एक एप्लीकेटर लगाकर साफ करना चाहिए। शिशुओं को, छोटे बच्चों को गर्म पानी या तेल में डुबोई हुई गीली की हुई बत्ती से नाक के में प्रवेश करा के उनके नाक के छिद्र को, जैसे कॉटन बड्स होती है, कॉटन बड्स को आपने पानी में डुबो दिया, पानी में डुबोने से होता है कि वो सॉफ्ट हो जाती है, ऑयल में डुबो दिया और नाकों में नॉस्ट्रल से आपने डाल के उसके नाक साफ कर दिए, जो भी होता है गोल गोल घुमाते हुए आप उसको बाहर निकाल लेंगे। ये सिंपल तरीका है नाक साफ करने का, या तो आप छिनक के नाक साफ कर लें या कॉटन बड से छोटे बच्चों के नाक साफ कर सकते हैं। इससे ज़्यादा नाकों में एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। अब आते हैं कि हाथों की साफ सफाई। अब हाथों की साफ सफाई में दो चीज़ें क्लियर करने वाली हैं। पहली चीज़ है हमारे नाखून, दूसरी चीज़ है हमारा पूरा पाँव, पूरी हमारी हथेली। तो पूरी हथेली का आप टीवी पे ऐड भी देखते होंगे, आता है कम से कम 30 सेकंड तक हमें हाथों में साबुन लगा के रगड़ना चाहिए, उंगलियों के बीच में इस तरह से, एंड देन इस तरह से नाखूनों को आपस में रगड़ना चाहिए, तब नाखून साफ होते हैं। हाथ तथा नाखून में मैल जीवाणु सबसे आसानी से लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके नाखूनों के बीच में और स्किन के बीच में जगह होती है। तो कभी आप मिट्टी छूते हैं या कहीं ऐसी जगह जाते हैं जहाँ बैक्टीरिया रहता है, तो बड़े आराम से आपके नाखूनों में बैक्टीरिया चला जाता है। तो ऐसी जगहों पे कभी भी आपको बचपन से सिखाया जाता है, या बच्चों को भी ये सिखाना चाहिए कि खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद और शौच से आने के बाद हाथों को साबुन से ज़रूर धो लें। हाथ साफ करने के लिए साबुन और साफ पानी का यूज़ किया जाना चाहिए। नहीं तो जैसे कई रोग होते हैं आपके, कॉलरा की डिजीज़ होती है या और भी कई बैक्टीरिया वायरस होते हैं जो नाखूनों में स्पेस होने के कारण नाखूनों से, हमारे भोजन से हमारे पेट में जाते हैं और हमको दिक्कत क्रिएट करते हैं। कुछ आदतें होती हैं जैसे नाखून को कुतरने की, उंगलियों को मुंह में, नाक में, कान में डालने की, इस तरह की आदतों से बचना चाहिए। कई लोगों को आपने देखा होगा बैठे रहते हैं, नाखून कुतरते रहते हैं अपने, या अपने नाखून नोचते रहते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो बार बार नाक में या कान में अपने नाखून डालते रहते हैं। तो इन सारी चीज़ों से बचना चाहिए। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो ये चीज़ें करता है तो उसको मना करना चाहिए कि बेटा इस तरह ना करो, नहीं तो तुम्हारे दांत खराब हो जाएंगे या नाखून खराब हो जाएंगे। अब हाथ धोना एक, देखिए, है तो सबसे सिंपल तरीका, आपने साबुन लिया, फोम लिया, हाथ पे रगड़ा, वॉश मशीन में आपने धो लिया। मगर अब इसका भी एक सिस्टम होता है कि पहली चीज़ की कैसे हम क्या करते हैं। तो सबसे पहला काम, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हमको जीवाणुओं से, संक्रमण से बचाता है, और सावधानी पूर्वक हमको पानी का, साबुन का और नेल ब्रश का चुनाव करना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला तो किसी भी तरह की प्रक्रिया करने से पहले हाथों को धोइए। अगर आप पेशेंट को देखने जा रहे हैं तो हाथों को वॉश करिए, पेशेंट को देख के आए तो हाथों को वॉश करिए या स्टरलाइज करिए हाथों को। दूसरा, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद और टॉयलेट जाने के बाद हाथों को साबुन से धोना। रोगी की सेवा करने के बाद, कभी आपने किसी पेशेंट को ट्रीट किया, किसी पेशेंट का इम्यूनाइजेशन किया, किसी भी पेशेंट को आपने इंजेक्शन लगाया, किसी पेशेंट की ड्रेसिंग की, तो उन सारी प्रक्रियाओं के बाद आपको साबुन से हाथ धोने चाहिए। शारीरिक स्राव को छूने के बाद, अगर बॉडी में कहीं कोई सिक्रीशन हो रहा है, आपने नाक साफ किया, कान साफ किया, या किसी को चोट लग गई है, प्लाज्मा रिस रहा है, तो आपने वो सब साफ सफाई की, तो वो सारे काम करने के बाद आपको साबुन से हाथ धोने चाहिए। दिन भर के कार्य करने के बाद वैसे भी दिन में 2-3 बार साबुन से हाथ धो लेने चाहिए, कोई इस आपकी सेहत के लिए अच्छा रहता है वो। अब प्रक्रिया ये है कि सबसे पहले अंगुलियों से अंगूठी, हाथ की चूड़ी, मोती की माला, ये सब चीज़ें जो भी हैं उसको उतार दीजिए। हाथों को कोहनी तक गीला करें। कोहनी तक जब साबुन लगाएं तो उसमें झाग ना बन जाए, ये ध्यान दें। उसके बाद फिर रगड़ते हुए 6 चरणों में 30 सेकंड से 1 मिनट तक हथेली को आगे से रगड़ें, फिर हथेली को पीछे से रगड़ें, फिर मुट्ठी बांध के रगड़ें, फिर अंगूठे को रगड़ें, फिर नाखूनों को रगड़ें, फिर कलाई को रगड़ें। ये रगड़ने के बाद कोहनी से नीचे की तरफ होते हुए इस तरह से आप पानी से हाथ को धो लीजिए। अब हाथ को कपड़े से ना पोंछें, हवा में सूखने दें कि आपकी
वो इस तरह से आप ऊपर करके उसको खुद से सूखने दीजिए कि कोहनी से पानी नीचे गिर जाए। कपड़े से अगर आप पूछते हैं, अगर आपका ड्राइड एंड क्लीन तौलिया है तब बहुत अच्छी बात है। सामान्य तौर पे घरों में एक ही तौलिया दिन भर यूज होता रहता है, आप उससे पूछेंगे तो अल्टीमेटली फिर से इन्फेक्शियस वायरस आपके पास वापस चला आएगा, तो आपको हाथ धोने का कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो ये बॉटम लाइन केयर है। जैसे नाखून अगर बढ़ गए हैं हाथ के, पैर के, तो इन नाखूनों को सामान्य तौर पे हर हफ्ते में या हर तीसरे दिन, चौथे दिन में नाखूनों को काट लेना चाहिए, जिससे कि बैक्टीरिया, वायरस, इन सबों को समझ जगह न मिल पाए कि वो आपकी बॉडी को इन्फेक्ट कर पाए। तो ये आपके कान के, नाक की और हाथ की देखभाल का वीडियो है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि पैरों की देखभाल का। अब पैरों की देखभाल, जैसे आपने हाथ की देखभाल की, सेम प्रक्रिया है पैरों की देखभाल की। डिफरेंस कहाँ पे आता है? डिफरेंस ये आता है कि हाथों के नाखूनों से हार्ड आपके पैर के नाखून होते हैं, नंबर एक। दूसरी चीज़ कि यदि कोई डायबिटिक पेशेंट है तब उसके पाँव में गैंग्रीन होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं, उसके पाँव में घाव होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। तो उस स्थिति में आप उस पेशेंट के पाँव का केयर कैसे करेंगे, ये मेन पॉइंट है। तो ये भी इसी वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं कि 26 हड्डियों से मिलकर बना होता है हमारा जो पैर होता है। यह मैं आपको कहाँ बताया था, एनाटॉमी में। इसमें आपके नर्व्स होती हैं, मसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, सारे सिस्टम्स वहाँ पे होते हैं और हड्डियाँ इस तरह से व्यवस्थित होती हैं कि वो आपके सारे शरीर का वजन संभाल सके। अब कभी कभी हड्डियाँ मुड़ जाती हैं, चोट लग जाती है तो व्यक्ति लंगड़ा के चलता है, कई प्रकार की इस तरह से बीमारियाँ भी हो जाती हैं। कभी कभी होता क्या है कि बहुत समय तक कोई पानी में रह गया तो उसकी स्किन रप्चर हो जाती है, पपड़ी पड़ जाती है, स्किन निकलने लगती है, फिर उसके बाद रिजुवनेट होकर स्किन बनती है। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पसीना आता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दिन भर शूज़ पहन के रहते हैं, शाम को अपने घर में शूज़ निकालते हैं तो पसीने के कारण उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इस तरह से आपके पाँव में इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो अब जब जहाँ ज़्यादा जगह है इन्फेक्शन होने की, हमें वहाँ बहुत ज़्यादा केयर करने की भी ज़रूरत है। अगर हम केयर नहीं करेंगे तो फिर फुट बम हो जाएगा, रिंग बम हो जाएगा और भी कई तरह की हमारे समस्याएं हो जाएंगी। तो नाखूनों की देखभाल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि पहली चीज़ तो सही तरीके से ध्यान दीजिए कि आपके नाखून साफ सुथरे हो, सीधे हो। टूटी हुई हड्डी के पास अगर कोई है तो वहाँ पे हड्डी के पास कैलस बन जाता है, घाव हो जाता है, बाहर की त्वचा सूख जाती है, दर्द हो जाता है वहाँ पे। मस्सा या कोई कोढ़ है या केराटोसिस है, इसके रगड़ के कारण, जूतों पे दबाव के कारण अगर पाँव में कोई समस्या हो गई है। पैर अगर आपके बदबूदार है, बदबूदार एक्चुअली पैर नहीं होते, सॉक्स होते हैं, मगर वो पाँव से भी बदबू आने लगती है उन सॉक्स के कारण। पैरों की त्वचा से हुकवर्म अगर प्रवेश कर गया आपकी बॉडी में, अगर आपने साफ सफाई नहीं की। फाइलेरिया के जो बैक्टीरिया होते हैं वो भी आपके पैरों से प्रवेश कर जाते हैं बॉडी में। अगर किसी को आप कुष्ठ रोग हुआ है या लेप्रेसी की बीमारी है किसी को, तो उसके नाखूनों का ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर किसी व्यक्ति को हार्ट की पेशेंट है कोई, अगर उसको कोई यूरिन इन्फेक्शन है, अगर उसको स्टूल के रास्ते में कोई इन्फेक्शन है, तो ऐसे पेशेंट्स को पाँव का ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब पाँव को देखभाल करने के लिए एज एन ANM हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो नोट डाउन कर लीजिएगा। पहली चीज़ तो आपको एक टब या बेसिन चाहिए जिसमें आप पाँव को डुबा सकें। नेल कटर चाहिए, मैकिन्टॉश चाहिए। मैकिन्टॉश इसलिए चाहिए कि आप जब पाँव अपने जगह पे या कहीं रख के उसको देखते हैं तो पानी जो गीला गिरता है वो पानी से बिस्तर गीला ना हो। तौलिया चाहिए, बाथ थर्मामीटर चाहिए, गर्म पानी चाहिए, बाल्टी चाहिए, साबुन चाहिए, एंटीसेप्टिक लोशन चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मिनिमम बेसिक चीज़ें हैं जो आपको रिक्वायरमेंट। एंटीसेप्टिक लोशन इसलिए कि पाँव कटने के बाद मान लीजिए कहीं कट गया या कुछ हो गया तो आप एंटीसेप्टिक लोशन वहाँ पर लगा देंगे तो दिक्कत नहीं होगी। अब प्रक्रिया ये है कि सफाई की सबसे बड़ी विभिन्न चरणों में पूरी होती है। पहली चीज़ तो ये है कि सारे सामान को आप एकत्रित कर लीजिए, व्यवस्थित रूप से रख लीजिए। उसके पूर्व रोगी को सारी प्रक्रिया समझा दीजिए, जो भी पेशेंट है उसको कंप्लीट एनालिसिस आप बता दीजिए कि आप ये करने जाने वाले हैं। प्रक्रिया प्रारंभ होने से पहले, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था हाथों की सफाई में, कि अगर आप किसी भी प्रकार की चिकित्सकीय प्रक्रिया करने जा रहे हैं, कोई भी मेडिकल आप सिस्टम करने, मेडिकल प्रोसेस करने जा रहे हैं पेशेंट के साथ, अपने हाथों को साफ सुथरा कर लीजिए, धो लीजिए। हो सकता है आपके हाथों में कोई इन्फेक्शियस वायरस या बैक्टीरिया हो जो उस पेशेंट के अंदर में चला जाए। कोई भी उपयोग में लाने वाला पानी जो है 100 फ़ारेनहाइट से 110 फ़ारेनहाइट के बीच में होना चाहिए।
बेसिन को फर्श पे रखिए, रोगी के पाँव बेसिन में डालिए, पानी डालिए और 15 से 20 मिनट तक उसको उसमें पाँव को भीगे रहने दीजिए। डुबो के रखने से जो पाँव के कठोर हिस्से होते हैं, जैसे मैंने बताया आपकी एड़ी का हिस्सा है या आपके नाखून है, वो सॉफ्ट हो जाएंगे। अब सॉफ्ट हो जाने के बाद उनको आप इत्मीनान से उनके नील्स को कट कर सकते हैं। नील्स को कट करने के बाद जो एक स्प्रिंग टाइप आता है उससे रगड़ के उनको बराबर कर सकते हैं और उसके बाद एंटीसेप्टिक लोशन सारे पाँव में आप लगा दीजिए। ये उन पेशेंट्स के लिए है जो पेशेंट अपने पाँव की खुद से केयर नहीं कर सकते। और सिंपली जो पेशेंट्स आपके यहाँ एडमिटेड हैं, जो मान लीजिए कुछ है सीवियर पेशेंट्स हैं जो 5-7 दिन 10 दिन तक एडमिटेड हैं, जिनके पाँव की नाखूनों की केयर आपको करनी होगी। अब बात करते हैं कि अगर कोई डायबिटिक पेशेंट्स है जो आपके यहाँ एडमिटेड है, तो उस डायबिटिक पेशेंट के पाँव की केयर कैसे की जाती है। तो पहली चीज़ तो रोज़ पानी को साफ करके गर्म पानी और साबुन से धोना चाहिए और साफ तैलियों को सुखा लेना चाहिए। सख्त हिस्से जो भी हैं पाँव के, अगर मान लीजिए आपने भिगो दिया, फिर भी सामान्य तौर पे जो पाँव की सबसे छोटी उंगली होती है उसके ऊपर थोड़ी वॉटिंग हो जाती है, वो सख्त हो जाती है, या एड़ी जो है आपकी एंकल के नीचे जो चमड़ियाँ होती है वो सख्त हो जाती है। तो उन चमड़ियों को कभी भी काटना नहीं चाहिए अगर पेशेंट डायबिटिक है। क्यों? हो सकता है कि उस पेशेंट का आपके काटने ज़्यादा कट जाए और उसको वहाँ पे कोई घाव हो जाए, और जब घाव हो जाएगा डायबिटिक पेशेंट है तो उसको हीलिंग में ज़्यादा समय लगेगा, फिर उसकी समस्या बढ़ जाएगी। इसलिए अगर कोई हार्ड पार्ट उसके पाँव में है तो उसको कट नहीं करना चाहिए। टॉकिंग अबाउट मसल्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द नील्स। नील्स तो वैसे भी आपको कट करनी है। फिर अगर पाँव में ज़्यादा पसीना आता है तो पाउडर लगा के आरामदायक हल्के एरियल जो शूज़ आते हैं, शूज़ कई प्रकार के आते हैं। चमड़े के शूज़ आते हैं जो पूरी तरह से आपके पाँव को पैक रखते हैं बट उनमें हवा नहीं जाने देते। कुछ कपड़ों के शूज़ आते हैं जिनमें एरिएशन बना रहता है, पाँव में हवा लगती रहती है। तो इस तरह से पाँव में पसीना कम होता है और पाँव बदबू कम मारता है। तो आप थोड़ा सा पाउडर लगा लीजिए और सॉक्स पहनिए और शूज़ पहन लीजिए जो एरियल हो, जो जिसमें हवा का आदान प्रदान हो सके। यदि पाँव ज़्यादा सूखे हों, अगर बहुत ज़्यादा ड्राई आपके फीट है, ड्राई स्किन है, तो आप ऑलिव ऑयल लगा लें या किसी प्रकार का कोई ऑयल लगा के अपने जूते यूज़ करें। नायलॉन या इलास्टिक के मोजे नहीं पहनने चाहिए, जुराबे जिनको हम बोलते हैं। ट्राई करिए कि ठंडी के मौसम में वुलन और गर्मी के मौसम में कॉटन के सॉक्स पहनिए, क्योंकि ये नायलॉन के और जो भी आपके इलास्टिक के सॉक्स होते हैं वो बदबू बहुत ज़्यादा मारते हैं, क्योंकि उनमें जो आपका स्वेट निकलता है, पसीना निकलता है, वो सूखता नहीं है, और जब स्वेट सूखता नहीं है तो वो रिएक्ट करके बदबूदार स्मेल, फाउल स्मेल क्रिएट करता है। नियमित रूप से तलवे एड़ियों को चेक करते रहें कि कहीं कोई वॉर्ड तो नहीं हुआ है, कहीं आपका शुगर शोर तो नहीं हुआ है। इस तरह की चीज़ें आपको चेक करते रहने चाहिए। नंगे पाँव नहीं चलना चाहिए, हमेशा जूता या स्लीपर्स पहन के चलते रहिए। हमेशा व्यायाम करिए, क्योंकि व्यायाम जब करेंगे तो आपके पाँव में रक्त का परिसंचारण बना रहेगा। जब रक्त का परिसंचारण बना रहेगा, ब्लड सर्कुलेशन कंटिन्यू चलता रहेगा, तो कोई समस्या आपके पाँव में बहुत कम होने के चांसेस हैं। अगर आप एक जगह बैठे रहेंगे, पाँव लटका के बैठेंगे, उठा के लेटे रहेंगे, तो उस पाँव में समस्या बढ़ने की चांसेस ज़्यादा हो जाती है। पाँव को बहुत ज़्यादा गर्म पानी से बचाना चाहिए। सिर्फ पाँव पे उतना ही पानी डालना चाहिए जितना पानी आपकी बॉडी सह सकती है। गर्म पानी, गुनगुना पानी। गर्म पानी डालने से हो सकता है त्वचा आपके शरीर की जल जाए, देन दैट विल अगेन क्रिएट समस्या, फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। और पैरों पे अगर किसी प्रकार की चोट लग गई हो तो उस चोट को डॉक्टर से तुरंत सलाह लेके उसको हमको अपना एक प्रॉपर इलाज कराना चाहिए। अपने खुद से डॉक्टर नहीं बन जाना चाहिए। तो ये आपकी इस वीडियो में हमने कान की, नाक की, हाथ की और पैरों की देखभाल के बारे में कंप्लीट बातें बता दी। अब बचता है आपके बालों की देखभाल, आंखों की देखभाल और आपके जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, आपके एनल पोर का या इस तरह के जो मूलाधार हैं, उन जगहों की देखभाल का। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो के लिए थैंक यू फॉर योर टाइम।